अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक ठाक होगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज मैं आपके साथ माय लव इज़ डॉन का 14 पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो वो प्लीज़ देख लीजिए ताकि आपको स्टोरी की समझ आ सके। और जो लोग चैनल पे नहीं हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि ये स्टोरी अब ज़्यादा लॉन्ग नहीं होने वाली है, बल्कि कुछ ही पार्ट्स में इसका दी एंड होने वाला है। तो प्लीज़ इसको सुन लिया करें। तो चलिए हमारी स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो हमारे बनी और लैन जो कि बहुत ही प्यार से अपनी क्या ही बोल सकते हैं कौन सी नाइट, हाँ, रोमांटिक सी नाइट स्पेंड कर रहे थे। और बेचारा लहन जो कि खुद ही फंस चुका था और खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार के अब पछताए जा रहा था। लेकिन अब बनी रुकने वाला कहाँ पे था, वो तो रुक ही नहीं रहा था। उसने 2 राउंड्स के बाद बोला, बस प्लीज़ रुक जाओ। सॉरी ब्यूटी, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारी बस रुक चुकी है लेकिन मेरा ट्रक नहीं रुक सकता। आई एम सॉरी प्लीज़, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और फिर लहन ने तो अपने मुंह पे जैसे पिलो ही रख लिया था। अपने पेन और अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए जो उसे ऊद पे ही आए चाह रहा था, उसे किसने बोला था कि ऐसे ही शहद की मक्खियों के छत्ते में हाथ डाल दे। चलो आप भुगतो। और फिर बेचारे को भुगत नहीं पड़ा था। और फाइनली सुबह के 4 बजे तक मनी ने उसे छोड़ ही दिया था। और अपना प्लान सहन जो कि यहाँ से वो हम बस करवटें बदल रहा था। और उसने तौबा कर ली थी, आज के बाद तो वो कभी बनी को ऐसे फोर्स नहीं करेगा, ज़बरदस्ती नहीं करेगा, नहीं तो फिर अपना ही काम तमाम करवा लेगा। और अब बनी जो कि उसके पास ही लेट चुका था और उसने उसे आह कर लिया, सो ब्यूटी, अब तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी ना? आई होप अब तुम खुद पे कंट्रोल रखोगे ना? और अब वो चुप करके उसके साथ हग करके बस सोने जा रहा था। उसे बस कुछ नहीं सुनना था, कुछ नहीं कहना था, क्योंकि वो बहुत कुछ करवा चुका था। और सुबह के 7 बजे जब उसकी आँख खुली थी तो उसने क्या फ़ील किया था, वो तो बेड पे अकेला ही लेटा हुआ है। और बनी तो न जाने कहाँ भी चला गया था। और फिर उसने देखा उसकी बेड की साइड टेबल पे एक छोटा-सा वाइट कलर का पेपर था जिस पे कुछ लिखा हुआ था। और उसने वो उठाया, तो उसके ऊपर एक स्माइली बना हुआ था और नीचे लिखा था, आई लव यू ब्यूटी, थैंक यू मुझे अपना आप देने के लिए, और सॉरी मैंने तुम्हें हर्ट किया, अपना ख्याल रखना और आइंदा से कभी किसी और के करीब मत जाना, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। आई लव यू सो मच, अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ, जल्दी मिलेंगे। और फिर ये पढ़ के तो जैसे लहन के होठों पे एकदम से स्माइल आ गई थी। और उसने कहा, चलो अच्छा हो गया बनी चला गया। और अभी उसे जाना था ना अपनी ड्यूटी पे, और आज उसे अपने माँ बाप को ढूंढने का भी कोई इंतज़ाम करना था। और वो बस अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटा के जैसे ही उठा तो उसके तो जैसे पूरे 14 के 14 तबक ही रोशन हो चुके थे। हाय मैं मर गया, ये क्या हो गया मेरे साथ। पेन के मारे तो उससे उठा ही नहीं जा रहा था, वो दोबारा से उधर ही गिर चुका था। बनी के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, सच में नहीं छोड़ूंगा। क्या हाल खा दिया मेरा तुमने। मैंने थोड़ा सा प्यार मांगा था, एक कतरा मांगा था, तुमने तो दरिया ही बहा दिया और मुझे साथ ही बहा के ले गए तुम। वो पास बेड पे गिरा साथ में रोई जा रहा था और बनी को कोस रहा था। और गलती तो उसकी अपनी थी ना, लेकिन अब क्या ही हो सकता था। बड़ी मुश्किल से वो बेचारा उठा, उसने बांध लिया और अब वो यूनिफॉर्म पहन के रेडी हो रहा था। और तब उसके दरवाजे पे नॉक हुआ। सर्वेंट जो कि उसको नीचे बुलाने आया था ब्रेकफास्ट के लिए, और फिर वो नीचे चला गया था बहुत ही मुश्किल से चलते चलते। और फिर साहब उसकी तरफ देख रहे थे, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चल रहे हो? वो अंकल मैंने बताया था ना, बस मेरे पाँव पे चोट लग गई है। हाँ तो एक पाँव पे चोट लगी होगी ना, दूसरे पाँव को क्या हुआ? बस वो क्या बताऊँ, जब मैं सुबह उठा तो मेरे दूसरे पाँव पे भी चोट लग गई, बहुत मुश्किल से चल पा रहा हूँ मैं। वो बस आगे चढ़ा के अब यही कह सकता था, और क्या ही करना था उसने। और फिर ब्रेकफास्ट करके वो अब जा चुका था अपनी बाइक लेके। बाइक जो कि उसने अपने पुलिस स्टेशन से ही ले ली थी, क्योंकि वहीं पर तो थी ना वो।
और अब पुलिस स्टेशन जाके एक नई मुसीबत उसकी मुंतज़िर थी। आज फिर उनकी मीटिंग होने वाली थी जिसमें वो फिर से बनी को पकड़ने के लिए कोई ना कोई प्लान ही बनाने वाले थे। ओह नो! पता नहीं ये क्यों उस बेचारे की जान छोड़ ही नहीं देते। उसे कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उसके प्यारे बनी को पकड़ने के लिए। सब कितने ज़्यादा एक्टिव हैं। जैसे और तो कोई क्रिमिनल है ही नहीं ना दुनिया में, बस वो ही बेचारा रह गया। क्या ही किया उसने? बस कुछ लोगों को ही तो मारा है। और हाँ, एक पुलिस ऑफ़िसर को शाख के आगे डाल के, लेकिन नहीं, उसने कब डाला था? वो तो खुद ही मार के आता, खुद ही गिर के आता ना। कुछ नहीं किया बनी ने, कुछ भी नहीं किया, एकदम इनोसेंट है वो बेचारा। लैन-सैन को कितना ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। ख़ैर अब क्या ही हो सकता था। वो साहब अब मीटिंग रूम में बैठे थे और फिर उनका इंचार्ज उन्हें बता रहा था कि वो अब एक बहुत बड़ी रेड करने के बारे में सोच रहे हैं और वो जहाँ-जहाँ भी बनी को देखा जाएगा, हर जगह से वो सीसीटीवी की फुटेज लेंगे और उसका सही से पीछा करेंगे और इस बार उसे पकड़ के ही रहेंगे। वो उसे मज़ीद इजाज़त नहीं देंगे मासूम लोगों को मारने की। और सॉन्गलैंड और हैंड-सैन वो बस क्या ही कर सकते थे। वो बस उनकी बातों पे हँस ही सकते थे, वो भी नीचे मुँह करके, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानते थे बनी ना उनके हाथ आया था और ना ही आने वाला था। और अब लैन-सैन मीटिंग ओवर होने के बाद दोबारा से बाहर आ चुका था और सॉन्गलैंड उसके पास आया। तुमने देखा वो उसे पकड़ना चाहते हैं, ये पता नहीं ये बाज़ क्यों नहीं आते? वो कितना अच्छा है, वो तो किसी के साथ बुरा नहीं करता। हाँ, अच्छा तो है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भी है। उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया अपने बारे में। तुम्हें पता है, मैं तो उसका नाम तक नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ वो सेफ़ रहे, वो ठीक रहे, वो ज़िंदा रहे, मेरे साथ रहे। लैन-सैन जो कि अब इमोशनल होने वाला था और सॉन्गलैंड ने कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन अब हमें अपनी ड्यूटी भी तो निभानी है ना। हुँ, चलो। और अब वो चाह रहे थे क्योंकि उन्हें एक और जगह ड्रग डीलिंग को रोकने के लिए जाना था, वहाँ पे रेड करनी थी, इसलिए वो साहब अब वैन में बैठ के जा रहे थे रेड करने के लिए। और लैन-सैन जो कि मुश्किल से ही चल पा रहा था, तो उसके इंचार्ज ने उससे कहा, "क्या हुआ है तुम्हें? ऐसे क्यों चल रहे हो?" "सर, वो रात को मेरे पाँव पे चोट लग गई थी, मैं ऐसे चल सकता हूँ।" "हुँ, तो फिर हमें तुम्हें लेके जाने की क्या ज़रूरत है? इधर ही रहो तुम।" "सर प्लीज़, मैं जाना चाहता हूँ ना।" "लेकिन तुम तो चल नहीं सकते।" "मैं चल लूँगा, प्लीज़ आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ के जाएँ ना प्लीज़।" "ओके।" और वो अब उसे लेके जा चुके थे। वो एक वीरान सी जगह ही थी, जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे, बस 2-3 ही लोग थे जो कि शायद किसी के आने का वेट कर रहे थे। और वो ड्रग डीलर थे और उनके पास कितनी ज़्यादा गन्स और कितना से आता ही असला था, लेकिन पुलिस ने जाके उनको एकदम से अरेस्ट ही कर लिया था। लेकिन ये तो आम लोग ही थे, इनका जो भी लीडर था वो तो अभी तक आया ही नहीं था। और जब पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था, तो उन्होंने तो जैसे कितने आराम से खुद को सरेंडर कर दिया था। "कौन हो तुम? किसके कहने पे ये सब कर रहे हो? कौन है तुम्हारा लीडर? बोलो।" पुलिस वाले अब उनसे पूछ रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। हमने पूछा, "कौन हो तुम?" और अब लैन-सैन ने आगे बढ़ के उनमें से एक को जैसे गर्दन से पकड़ लिया। "कौन हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसे तुम ऐसे ड्रग्स का काम कर सकते हो और कैसे ही तुम अपनी लोगों को अब ज़हर दे रहे हो, थोड़ा-थोड़ा करके उन्हें मार रहे हो? तुम लोग ऐसे नहीं कर सकते। हम जो कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? और तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचा हमें ऐसे बात करने का या हमें ऐसे लेक्चर देने का। तुम खुद क्या हो? एक गैंगस्टर, एक डॉन का बिस्तर गर्म करने वाले पैट वार्मर और कोई भी नहीं हो तुम।" उस आदमी ने एकदम से लैन-सैन को बोला और फिर लैन-सैन तो उधर ही शॉक खड़ा रह गया था। क्या वो इतना ज़्यादा बदनाम हो चुका है कि अब गली-गली के गुंडे भी उसे अब ऐसे बातें सुनाएँगे? और उसने आँखें झुका ली थीं। लेकिन सॉन्गलैंड ने एकदम से उस आदमी के फेस पे पंच किया था। "तुम कोई नहीं हो, तुम एक क्रिमिनल हो और तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता कि तुम ऐसे पुलिस वाले की इंसल्ट करो।" और वो अब उन्हें अरेस्ट करने ही वाले थे, लेकिन उन तीनों चारों लोगों ने क्या ही किया था, एकदम से अपनी पॉकेट से उन्होंने कोई मेडिसिन ही निकाली थी और उससे खा ही लिया था, इससे पहले कि वो उन्हें हथकड़ी पहनाते या फिर उन्हें पकड़ते। वो तो जैसे सुसाइड करके वहीं गिर चुके थे और वो सब के सब हैरान हो गए, ये सब क्या हुआ था। वो लोग जो भी थे अपने मालिक से इतने ज़्यादा लॉयल थे कि पकड़े जाने के डर से या फिर उसका नाम लेने के डर से उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन अपने मालिक के खिलाफ एक वर्ड नहीं बोले। और दूसरी तरफ
बनी जो कि आप एक अंधेरे कमरे में, जहाँ पे सिर्फ एक टेबल और एक चेयर थी, वहाँ पे पास अपने घुटनों के बाल सार झुकाए बैठा था और कोई उसके आगे खड़ा था, बहुत ही गुस्से से उसे देखे जा रहा था। तुम तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम अपनी ड्यूटी कैसे भूल सकते हो? तुम भूल गए कि तुम्हारा क्या काम है, तुम्हें क्यों भेजा गया है, क्या करने के लिए भेजा गया है, और तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसे कैसे बहक सकते हो? अपनी फीलिंग्स और इमोशंस में इतने ज़्यादा बह गए कि तुमने अपने रूल्स को भी तोड़ दिया। तुम सही गलत की पहचान भूल गए। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मैंने पूछा कैसे कर सकते हो तुम? वो जो भी आदमी था उसने एकदम से अपनी स्टिक टेबल पे मारी थी और बनी बस हाथ झुकाए बैठा था। वो उसके आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते हो वो मर जाए? तुम उसे ऐसे कैसे प्रोटेक्ट करोगे? तुम उसे लोगों की नज़रों में भी जलील करवा रहे हो और तुम अपने और उसके लिए डेंजरस होते जा रहे हो। तुम समझ रहे हो ना? मैंने तुम्हें बोला था तुम्हें इजाज़त नहीं है इजाज़त तुम्हें प्यार करने की, किसी में इन्वॉल्व होने की। और तुमने क्या बोला था कि तुम उसे चाहने लगे हो, उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो। मैंने तुम्हारी हेल्प की, हर काम में तुम्हारा साथ दिया, लेकिन इसमें नहीं दूंगा। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम पूरी रात उसके साथ रहे। मैं पूछता हूँ तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैं बहक गया था, मैं भटक गया था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने रूल्स के खिलाफ नहीं जाना चाहता था, लेकिन मुझे करना पड़ा। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ से हटाएं नहीं। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूँगा। और मैंने आज तक कोई गलती नहीं की। मैंने हमेशा अच्छे और लॉयल तरीके से अपना हर काम किया। मैंने कभी कोई गद्दारी नहीं की। आप जानते हैं ना, मैं गद्दारी करने के बारे में सोच नहीं सकता। मैं उससे पहले मरना चाहूँगा। प्लीज़ सर, प्लीज़ मुझे लास्ट चांस दे दें। मैं नहीं बहकूँगा, नहीं भटकूँगा। वो आप बोलेंगे तो मैं उससे दूर चला जाऊँगा, लेकिन आप मुझे इस काम से मत हटाएं। ये मेरी ड्यूटी से कहीं ज़्यादा है। इसके साथ मेरी फीलिंग्स जुड़ी हैं, मेरी इमोशंस, मेरी फैमिली सब जुड़ी हैं। मैं यहाँ से हट नहीं सकता। मैं हट गया, मैं अपनी फैमिली को क्या मुँह दिखाऊँगा? मैं अपने माँ बाप को कैसे फेस करूँगा? कैसे बताऊँगा उन्हें सच? मैं अपनी बहन की लाश के सामने कैसे जाऊँगा? मैं डेज़ी के सामने कैसे जाऊँगा? प्लीज़ सर, मुझे लास्ट चांस दे दें। मैं नहीं मिलूँगा उससे, मैं दूर रहने की कोशिश करूँगा। तुम्हारे लिए यही अच्छा है। तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं तुम्हें एक और चांस दे रहा हूँ। और अब की बार तुम उसके क्लोज़ हुए या तुमने उससे फ़िज़िकल होने की कोशिश की या फिर बहुत ही ज़्यादा तुम इमोशनल हुए, तो तुम्हारा ये चांस भी ख़त्म हो जाएगा। समझ गए तुम? थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आपका ये एहसान नहीं भूलूँगा। थैंक यू मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए और एक और चांस देने के लिए। मैंने तुम पे ट्रस्ट नहीं किया, मैंने उस रैंक पे ट्रस्ट किया जो तुम्हारे पास है। समझ गए तुम? और मैंने उन सारी बातों पे ट्रस्ट किया है, उन सारे कामों पे ट्रस्ट किया है जो तुम्हारे साथ जुड़े हैं, जो तुमने आज तक किए हैं। तुम्हारा रिकॉर्ड अच्छा है, तुमने आज तक कुछ बुरा नहीं किया सिवाय इसके। इसलिए मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ। तो मेरे इस पहले चांस को आखिरी चांस समझना। समझोगे ना? बी वुशियान। जी सर। उठ जाओ अब। और वी वुशियान ब्लैक मनी अब उठ चुका था और जो भी उसके सामने खड़ा था उसने उसकी कानों से पकड़ा दी। तुम जिस काम के लिए बने हो वही करो। कान पकड़ने वाले हाथों में गुलाब अच्छा नहीं लगता और तुम गुलाब से दिल जीत सकते हो, लेकिन अपना मतलब, अपना मकसद हरगिज़ पूरा नहीं कर सकते। समझ गए तुम? फ़िलहाल तुम्हारी लाइफ में प्यार की कोई जगह नहीं है। जगह है तो सिर्फ काम की, फ़र्ज़ की, तुम्हारे बदले की, और इससे बढ़ के तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। समझ गए तुम? और अब ब्लैक बनी बस आ चुका है। उस शख्स की बातें सुन रहा था और अपने दिमाग में उन सारी बातों को जैसे सेव ही कर रहा था और उसने सोच लिया था
वो अब नहीं बहकेगा, वो जो है वही बन के रहेगा। वो ऐसे अपने रास्ते से भटक नहीं सकता। वो अपनी फैमिली के आगे, अपनी ड्यूटी के आगे शर्मिंदा नहीं हो सकता। उसे वही करना होगा जो उसे करने के लिए भेजा गया है, और उससे आगे कुछ नहीं। और ये सोचते सोचते उसके दिल में कितना ही ज़्यादा दर्द हो रहा था।